हेलो एवरीवन। आज हाईलाइटेड करंट अफेयर 2026 सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है। आज ये है पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल बिग कैट समिट, ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत। अब भारत ये जो ग्लोबल बिग कैट समिट है, इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। ठीक है, तो पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। ग्लोबल बिग कैट समिट, इसका जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है कंजर्विंग बिग कैट, कंजर्विंग बिग कैट एंड देयर हैबिटेट, कंजर्विंग बिग कैट एंड देयर हैबिटेट। ठीक है, ये किसके तहत हुआ है? ये ग्लोबल बिग कैट समिट जो है ये IBCA के तहत हुआ है। IBCA का फुल फॉर्म क्या होता है? IBCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IBCA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023। कहाँ पे? इन मैसूर में। इन मैसूरू किसके द्वारा? बाय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बाय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? 9 अप्रैल 2023 में। कहाँ पे? मैसूरू में। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IBCA जो 9 अप्रैल 2023 में ये जो IBCA स्टेब्लिश्ड किया गया था, इसी दिन प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50th एनिवर्सरी था वो कंप्लीट हुआ था। यानी 50वां जो एनिवर्सरी था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें एनिवर्सरी के कंप्लीट होने पे ये क्या बना था? IBCA बना था। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, IBCA के बारे में हम लोग देखते हैं। IBCA जो है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो IBCA का स्थापना किसके किसके तहत किया गया था? पहला जो है MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है हमारा NTCA। NTCA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इस ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 2005 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि IBCA किसके किसके तहत बना था। एक बना था MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। और दूसरा क्या है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। इसका थीम क्या था? कंजर्विंग बिग कैट एंड देयर हैबिटेट। और ये किसके तहत सबमिट हुआ था? ये हुआ था IBCA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? 9 अप्रैल 2023। कहाँ पे? मैसूरू में, बाय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह में उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशंस के लिए पहली बार ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? बराक ओबामा, दलाई लामा, मलाला यूसुफजई या पोप फ्रांसिस को? इसका करेक्ट आंसर है दलाई लामा। ये कौन से नंबर के दलाई लामा है? ये है 14th नंबर के दलाई लामा है। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार की कब स्टार्ट हुआ था? ग्रैमी पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1959 में। और ये जो था
ये 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में crypto.com एरिना में, crypto.com एरिना में, ठीक है। तो 68वां ग्रैमी पुरस्कार में किसे उनकी स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए पहली बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो ये कौन सा है? दलाई लामा है। कौन से नंबर के थे? ये 14 नंबर के थे। कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 संवैधानिक इतिहास में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? सोमवार, शनिवार, रविवार या शुक्रवार? तो ये पहली बार रविवार को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? ये जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, रमण जी के द्वारा पेश किया गया था। पहली बार किस दिन पेश किया गया? रविवार को पेश किया गया था, ठीक है। किस बैंक ने भारत सरकार द्वारा भविष्य के ग्रोथ इंजन के रूप में पहचाने गए 8 सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण के लिए चक्र नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ये कब स्टेब्लिश हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक स्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में स्टेब्लिश हुआ था। और ये सनराइज सेक्टर होते क्या हैं? सनराइज सेक्टर जो होते हैं ये ऐसे नए नए उद्योग होते हैं जो अभी शुरू हुए हैं लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में बनने की संभावना रखते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं सनराइज सेक्टर। तो ये हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि चक्र नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है किसने की है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक स्टेब्लिश हुआ था 1894 में स्टेब्लिश हुआ था। HDFC बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था? HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों जो है 1994 में स्टेब्लिश हुए थे। HDFC बैंक और ICICI बैंक कब स्टेब्लिश हुए थे? 1994 में स्टेब्लिश हुए थे। और पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, SBI जो है 1955 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन कहाँ से शुरू की है? इसका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, साबरमती या अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है साबरमती, अहमदाबाद में LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन की शुरुआत की है। किसने किया? भारतीय रेलवे ने शुरुआत की है। और LNG का मतलब क्या होता है? LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है और गुजरात के छारी दांड के रामसार साइट घोषित किया है। इसमें भारत में कुल रामसार स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में टोटल कितने रामसार साइट हो गए हैं? अब जो गए हैं 98 हो गए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा रामसार साइट कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा रामसार साइट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाईएस्ट है, ठीक है, रामसार साइट। और उसके बाद कहाँ पे है? इसके बाद है यूपी में। तो तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में है 16 रामसार साइट है और यूपी में 11 रामसार साइट है, ठीक है। और अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो टोटल कितने रामसार साइट या रामसार स्थल है? 98 है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत यानी किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? मतलब ये है कि ये जो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है ये अब किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 जो है ये होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 32 क्या है?
आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संविधान का हृदय और आत्मा। किसके द्वारा कहा गया था ये कहा गया था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। अब बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन का अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है? तो ये माना गया है आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको बोलते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में किस देश ने पहली बार पार्टनर देश के तौर पर हिस्सा लिया है? तो क्या है? गल्फ फूड 2026। तो इसका देखो चीन है या भारत है, जापान है या जर्मनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत है। ये गल्फ फूड 2026 का होस्ट कंट्री कौन सा? इसका होस्ट कंट्री है दुबई। ठीक है, यहाँ पे है ना, दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में किस देश ने पहली बार पार्टनर देश के तौर पर हिस्सा लिया? जिसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत है। होस्ट कंट्री कौन सा है? दुबई है। और इसमें जो गल्फ फूड, इसका जो थीम क्या है? इसका जो इंपॉर्टेंट थीम है, ये थीम जरूरी है। ठीक है, तो ये थीम 2026 का है। तो इसका इंपॉर्टेंट थीम है द ग्लोबल फूड रीसेट। द ग्लोबल फूड रीसेट, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये थीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गल्फ फूड के होस्ट कंट्री कौन सा है? दुबई है। और इसमें पहली बार पार्टनर देश के तौर पर किसने हिस्सा लिया है? भारत ने हिस्सा लिया है। इसका थीम क्या है? द ग्लोबल फूड रीसेट। और ये गल्फ फूड का कौन सा एडिशन है, मतलब कौन सा संस्करण है? तो ये है 31वां संस्करण है। ठीक है, 31वां संस्करण है। और 2025 में इसका थीम क्या था? तो 2025 में इसका थीम था रियल फूड रियल बिजनेस। रियल फूड एंड रियल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5%, 7.0%, 7.4% या 8.1%? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.4%। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है? 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 दिन का वार्षिक मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव अनिवार्य किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 दिन का वार्षिक मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 2026-27 के लिए लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? यानी ये 3 साल से लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है। तो ये कौन सी भारत और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? ये है सेल। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म क्या है? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1973 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ओएनजीसी कब स्टेब्लिश हुआ था? ओएनजीसी स्टेब्लिश हुआ था 1956 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
पहले स्टेब्लिश देख लेते हैं हम लोग। एनटीपीसी कब स्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। 1975 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सेल का और एनटीपीसी दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और कौन सा है? बेल। बेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और एनटीपीसी हो गया। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसमें क्या है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, भेल का तो हमने पढ़ ही लिया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो भारत की किस महारत्न कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 2026-27 के लिए लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1973 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में 3 हैं जिनका हेडक्वार्टर है, एक है एनटीपीसी, एक है सेल और एक है भेल। ठीक है, केवल ओएनजीसी का कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पुणे जिले के बारामती के पास दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, जिसमें जो ये हमारे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता जो थे अजीत पवार, इनका एक पुणे जिले के बारामती के पास एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक यानी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किया है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है। हाल ही में एनएचडी द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल यानी 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 की थीम क्या थी? रंग और संस्कृतियों का संवाद, नाट्य परंपरा या वैश्विक कनेक्शन? तो ये जो 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 है, इसका जो थीम था ये था संस्कृतियों का संवाद। ठीक है, और एनएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचडी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1959 में। 1959 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं परेश रावल। इसके जो चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन जो है परेश रावल हैं। और ये जो एनएचडी है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। ठीक है, हाल ही में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में किस बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते पर मुहर लगी? तो ऑप्शन है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए, मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, तरजीही व्यापार समझौता पीटीए या निवेश संरक्षण समझौता आईपीए? तो इसका करेक्ट आंसर है मुक्त व्यापार समझौता। तो हाल ही में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
तो इसी के साथ पार्ट 3 करंट अफेयर सीरीज एंड करते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, यूट्यूब कम्युनिटी पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू डेली पोस्ट होते रहते हैं, तो उन्हें ज्वाइन करें और एमसीक्यू अटेंड करते रहें।